दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस एडवेंचर में जिसका नाम है सिनेमा क्रॉनिकल्स क्रॉसवर्ड, जहां आप सुनेंगे डिटेक्टिव सिनेमा और सीरियल्स की बेहतरीन थ्रिलिंग कहानियां। पिछली बार हमने आपको हरक्यूल पायरो और एडवेंचर ऑफ क्लैफम कुक की कहानी सुनाई थी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उसी कड़ी की दूसरी कहानी, हरक्यूल पायरो और मर्डर इन द म्यूज। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हम आपको इस कहानी के हीरो हरक्यूल पायरो के बारे में कुछ बेसिक जरूरी बातें बताना चाहते हैं। हरक्यूल पायरो का किरदार क्वीन ऑफ क्राइम कही जाने वाली नॉवेलिस्ट राइटर अगाथा क्रिस्टी के कहानियों पर आधारित है। ये कहानियां 1930 के बाद के टाइम पीरियड में चलती है, लेकिन आज भी हमें ये जकड़ के रखती है क्योंकि इनमें सस्पेंस, ह्यूमर, प्लॉट ट्विस्ट के साथ साथ इंसानी फितरत के कॉम्प्लेक्सिटी को, ग्रीड, जेलसी, रिवेंज जैसी थीम्स को काफ़ी अच्छी तरीके से इंटैंगल किया हुआ है। जैसा कि टाइटल में ही हम पढ़ सकते हैं, ये कहानी एक मर्डर के बारे में है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक बड़े से बॉनफायर के साथ। सारे लोग उस बॉनफायर के आजू बाजू पटाखे, फुलझड़ियाँ जलाकर आनंद ले रहे होते हैं, मानो जैसे इंग्लैंड में दिवाली मनाई जा रही हो। और इसी माहौल में हमारे सीरियल के तीन किरदार, द ग्रेट डिटेक्टिव हरक्यूल पायरो, उनके दोस्त मिस्टर हेस्टिंग और पुलिस इंस्पेक्टर जैप, इंग्लैंड के पॉलिटिक्स पर बात करते हुए चलते हुए आते हैं। जब पायरो पूछते हैं कि इतने हर्षोल्लास के माहौल में मिस्टर जैप अपने बीवी को साथ क्यों नहीं लाए, तब जैप कहता है कि उसकी बीवी को दूसरों की खुशियों को देखना ज्यादा पसंद नहीं आता। इस पर पायरो उन्हें देखकर उनके सटल जोक पर थोड़ा मुस्कुराते हैं। आगे चलते चलते हेस्टिंग बोलते हैं कि ये शाम इतनी खूबसूरत तो है, लेकिन ये शाम किसी मर्डर के लिए सबसे आइडियल है, क्योंकि कोई गनशॉट और फायरवर्क्स की आवाज को अलग अलग पहचान नहीं सकता। इस पर पायरो और मिस्टर जैप हेस्टिंग की थोड़ी टांग खिंचाई भी करते हैं। आगे एक मोड़ पर हेस्टिंग उन दोनों से विदा लेता है, क्योंकि उसकी कार उसी मोड़ पर पार्क की होती है। हेस्टिंग अपने कार की तरफ जाते हैं और हमें दिखाई देता है उस कॉलोनी का एड्रेस, बार्सले गार्डन म्यूज। अगले दिन हम मिस्टर पायरो को देखते हैं, जो अपने कॉलर के धुलाई से नाखुश नजर आते हैं। मिस लेमन पायरो को चाय लाकर देती है और उन्हें डेंटल अपॉइंटमेंट के बारे में याद दिलाती है, लेकिन पायरो जाने से इनकार करते हैं और सब्जेक्ट को बदलकर लॉन्ड्री वालों की कंप्लेन करते हैं। इसी बीच उनका फोन बजता है। मिस्टर जैप उन्हें बताते हैं कि कल रात हेस्टिंग ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच निकल गई। कल रात किसी के सर में गोली लगी है। प्राइमरी जांच से तो सुसाइड लग रहा है, लेकिन हमें जाके पता करना पड़ेगा। पायरो को इंस्पेक्टर 1 घंटे में म्यूज पहुंचने के लिए कहते हैं। पायरो सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करवाने को बोलता है और म्यूज पहुंचता है। मिस्टर जैप बताते हैं कि मरने वाली औरत का नाम मिसेस बारबरा एलन था, जो अपने एक दोस्त मिस स्प्लेंडरलेथ के साथ शेयरिंग में रहती है। मिसेस स्प्लेंडरलेथ एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। मिस स्प्लेंडरलेथ बाहर गांव वीकेंड में गई थी। सुबह लौटी तो उसने देखा कि अपने फ्रेंड का दरवाजा लॉक है। उसने बहुत आवाज दिए। आखिर में उसने पुलिस को बुला लिया। 10:45 पर हम लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया और देखा कि मिसेस एलन जमीन पर पड़ी हुई थी। उनके सर पर गोली लगी हुई थी। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले तहकीकात कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन पिस्तौल के ऊपर उंगलियों के निशान कुछ गड़बड़ है। सिर्फ अंगूठा और एक उंगली का निशान है, बाकी के निशान गायब है, मानो जैसे किसी ने मरी हुई लड़की के निशान बंदूक पर लेने चाहे हो पर ठीक से ना ले पाया हो। पायरो हमें जोर जोर से सूंघते हुए नजर आते हैं। जैप कहता है, लेफ्ट हैंड में गन और लेफ्ट साइड में गोली का निशान, लगता है मिसेस एलन लेफ्टी होगी। वो और कुछ जानकारी बताने को कहते हैं। रूम पूरी तरह से बंद था। खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। उन पर ताला लगा था, लेकिन चाबी मिसिंग है, ऐसा जैप को इन्फॉर्म किया जाता है। और बहुत ही आसानी से जैप को बॉडी के पास में एक कफलिंग दिखाई देता है। इतने सारे तहकीकात के बीच पायरो का ध्यान मिस एलन की घड़ी पर होता है। जैप कहता है, देखने में तो ये घड़ी काफी एक्सपेंसिव नजर आ रही है। पायरो उसी रूम में एक स्टडी टेबल के पास जाकर जांच करता है।
वहां पर पेन स्टैंड, पेन ट्रे और एक कैलेंडर भी होता है जिस पर मंगलवार नवंबर 5 की तारीख होती है। जैप डेथ के टाइमिंग के बारे में फोरेंसिक से पूछता है। उनके मुताबिक कल रात 11:30 बजे के आसपास ये दुर्घटना हुई होगी। पायरो स्टडी के बाजू में डस्टबिन में पुराने न्यूज़पेपर के स्क्रैम्बल्ड पन्नों को देखता है। पायरो पूछता है कि कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला या नहीं। जैप कहता है अभी के लिए जो गायब है वो है सिर्फ एक चाबी। हम इस केस को सुसाइड डिक्लेयर कर सकते थे अगर हमारे पास वो चाबी होती। बाद में बॉडी को क्राइम सीन से ले जाया जाता है और पायरो जैप मिलके साथ में मिस प्लेंडरलीथ की पूछताछ करते हैं। पायरो प्लेंडरलीथ से पूछता है कि जब आपको पता चला कि दरवाजा लॉक्ड है तो आपने पुलिस को क्यों कॉल किया? आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि शायद मिस एलन कहीं बाहर गई हो और बाहर जाने से पहले उन्होंने दरवाजा लॉक कर लिया हो? प्लेंडरलीथ कहती है कि वो दरवाजा लॉक क्यों करेगी और अगर बाहर जाना ही था तो उसने मेरे लिए ऐसी कुछ नोट लिख कर रखी होती। पायरो कहता है कि तो क्या मिस एलन ने ऐसी कुछ चिट्ठी रखी है? प्लेंडरलीथ ना में जवाब देती है। जैप प्लेंडरलीथ से मिस एलन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कहता है, जैसे वो लोग कहाँ मिले, कैसे दोस्त बने वगैरह वगैरह। प्लेंडरलीथ बताती है कि वो दोनों एक दूसरे को इंग्लैंड के बाहर ही मिले थे। उस वक्त मिस एलन इंडिया से वापस इंग्लैंड आ रही थी। वो खुद के साथ फ्लैटमेट ढूंढ रही थी, तब मिस एलन से उनकी पहचान हो गई। जैप मिस एलन के हस्बैंड के बारे में पूछता है। प्लेंडरलीथ बताती है कि वो उस बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करती थी, लेकिन वो काफ़ी शराबी था और शादी के 1-2 साल ही बाद उसकी मौत हो गई। जैप पूछता है कि क्या मिस एलन पैसों से तंग थी? प्लेंडरलीथ बताती है कि ऐसा कुछ नहीं था। जैप पूछता है कि क्या मिस एलन को कोई मर्द वगैरह दोस्त थे? प्लेंडरलीथ बताती है कि उसकी तो शादी होने वाली थी, उनकी एंगेजमेंट भी हो गई थी। तब जाके प्लेंडरलीथ को याद आता है कि उसने एलन के होने वाले पति को इन्फॉर्म ही नहीं किया था, जिसका नाम चार्ल्स था। चार्ल्स वेस्ट, जो कि एक हैम्पशायर शहर के किसी जगह का मंत्री था। इससे अब ये केस हाई प्रोफाइल केस हो जाता है। जैप पूछता है कि उन दोनों के रिश्ते कैसे थे, क्या वो झगड़ते थे? प्लेंडरलीथ बताती है कि मिस एलन काफ़ी शांत स्वभाव की थी, किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करती थी। इस पर पायरो पूछता है कि आपका चार्ल्स वेस्ट के बारे में क्या ओपिनियन है? प्लेंडरलीथ बताती है कि वो काफ़ी एम्बिशियस और बड़बोला इंसान है और अरोगेंट भी है। पायरो कहता है ये कोई बड़े फॉल्ट्स तो नहीं है। प्लेंडरलीथ कहती है कि आपको ऐसा लगता होगा। पायरो कहता है आपको ये गलतियां बड़ी लग सकती है, लेकिन मिस एलन के लिए नहीं थी। पायरो कहता है कि उसे लगता है कि प्लेंडरलीथ को मिस एलन से काफ़ी लगाव है, जिस पर प्लेंडरलीथ इमोशनल हो जाती है और हाँ में जवाब देती है। इसके बाद पूछताछ चालू रहती है और हम इंस्पेक्टर को पूछते हुए सुनते हैं कि क्या मिसेस एलन लेफ्ट हैंडेड थी, जिस पर प्लेंडरलीथ बताती है कि वो काफ़ी श्योर है वो राइट हैंडेड ही थी। इंस्पेक्टर जैप कहते हैं कि क्या आपने लेफ्ट हैंड में पिस्तौल और लेफ्ट साइड की गोली के निशान को नहीं देखा? इस पर प्लेंडरलीथ कहती है कि इतना सब हॉरिबल हो रहा था कि वो कुछ भी नोटिस नहीं कर पाई। जैप कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि कोई राइट हैंडेड इंसान लेफ्ट साइड की टेम्पल में गोली मारना काफ़ी मुश्किल है। इसके बाद जैप प्लेंडरलीथ को उसे मिले हुए कफ लिंक को दिखाते हैं। प्लेंडरलीथ कहती है वो इसे पहचानती तो नहीं है, लेकिन वो जानती है कि ये कोई लड़की की पहनने की चीज़ नहीं है, इसका इस्तेमाल अक्सर मर्द ही करते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम पायरो को हेस्टिंग को ढूंढते हुए देखते हैं। पायरो उन्हें आवाज़ लगाते हैं। हेस्टिंग अपनी गाड़ी की मरम्मत करते हुए नीचे से स्लाइड होकर बाहर आते हैं। पायरो उन्हें डांटते हैं कि मैंने तो तुम्हें कुछ काम सौंपा था कि आजू बाजू के लोगों से पूछताछ करो, तुम यहाँ गाड़ी मरम्मत करते हुए बैठे हो। हेस्टिंग कहता है कि वो ये काम पहले ही कर चुका है। हेस्टिंग एक छोटे से दोस्त को पायरो से मिलवाते हैं, जिसका नाम होता है फ्रेड हॉक उर्फ फ्रेडी। पायरो फ्रेडी को पूछते हैं कि कल रात की घटनाओं के बारे में ज़रा बताओ। फ्रेडी बताता है मिसेस एलन पोस्ट बॉक्स की तरफ 6 बजे गई थी। वहाँ उन्होंने कुछ खत डाले और 9:30 बजे एक कार आई थी। उसमें एक 45 साल का आदमी बाहर आया, जो कि मिलिट्री मैन जैसा लग रहा था। पायरो पूछता है क्या वो अक्सर इधर आता है? फ्रेडी कहता है जी हाँ, वो अक्सर आया करता था। नीले रंग का ओवरकोट पहना हुआ, टूथब्रश जैसी मूंछों वाला आदमी।
वो कल रात 1 घंटे तक मिस एलन के साथ रहा। वो दोनों साथ ही बाहर आए। जैब पूछता है कि क्या तुमने उनकी कुछ बातें सुनी। फ्रेडी बताता है कि उस आदमी ने मिसेस एलन को कहा था वो इस पर सोचे और बाद में उसे बताए, जिस पर मिसेस एलन ने क्या कहा वो सुन नहीं पाया। इंस्पेक्टर जैब फ्रेडी से एक और सवाल पूछता है कि दरवाज़ा आखिर में किसने बंद किया था, उस इंसान ने या फिर मिसेस एलन ने, जिस पर फ्रेडी कहता है कि उसे लगता है शायद उसी इंसान ने जोर से दरवाज़ा बंद किया था। जैब खुश होकर फ्रेडी को 6 पेंस का कॉइन देता है। फ्रेडी बड़े ही मासूमियत से कुछ और पैसे मांगता है। इस पर जैब उसे टपली मारकर भगा देते हैं। इसके बाद हम पायरो और इंस्पेक्टर जैब को चार्ल्स वेस्ट के ऑफिस में देखते हैं। वो उन्हें बारबरा एलन की मौत के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, जिस पर पहले तो चार्ल्स शॉक और दुखी नजर आता है, लेकिन जैसे ही जैब बताता है कि उन्होंने शायद खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया हो, इस पर चार्ल्स चिंता करने लगता है कि ये न्यूज़ कहीं न्यूज़पेपर वालों तक पहुंच ना जाए। जिसके बाद चार्ल्स को फ़ोन आता है। जैब कहता है कि उन्हें कुछ और सवाल पूछने हैं, जिस पर चार्ल्स कहता है कि उसे प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन आया है और आप लोग मेरे सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेके आइए। इसके बाद जैब थोड़ा नाराज़ होता है और वहाँ से निकलने लगता है। पायरो जाते वक्त चार्ल्स के पास जाकर उसको दुख के लिए सद्भावना व्यक्त करता है, लेकिन वो पायरो की बात को अनसुना कर देता है। जैब जाते वक्त पूछ लेता है कि क्या मिसेस एलन लेफ्ट हैंडेड थी, जिस पर चार्ल्स काफ़ी कैजुअली कह देता है कि उसे कभी ये जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और उसे लगता है कि शायद वो राइट हैंडेड हो। और फिर चार्ल्स प्राइम मिनिस्टर के साथ फ़ोन में बिजी हो जाता है। जैब बाहर आकर चार्ल्स के बारे में भला बुरा कहने लगता है, जिस पर पायरो भी कहता है उसे उसकी फियांसे के मौत से ज़्यादा ज़रूरी न्यूज़पेपर वालों की चिंता थी। जैब कहता है कि मिस स्प्लेंडरलीथ का इसके बारे में ओपिनियन काफ़ी सही था। जैब कहता है अब ये बात तो साबित हो चुकी है कि मिस एलन राइट हैंडेड थी। पायरो को उसकी इंटेंशन समझ आती है। वो कहता है कि अभी से सारे कंक्लूजन ना निकाले, जिस पर जैब कहता है कि अब कंक्लूजन की कोई बात ही नहीं है, ये तो पक्का एक मर्डर ही है। इसके बाद अगले सीन में हम पायरो को मिस लेमन को लेटर लिखने के लिए डिक्टेट करते हुए नजर आते हैं। पायरो उनके धोबी को उसके कॉलर्स को स्टार्ची करने की वजह से होने वाली तकलीफों की कंप्लेन करते हुए खत लिखवाते हैं, जिस पर मिस लेमन कहती है कि सर हम लोग इतनी मेहनत करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो लोग चाइनीज़ है। मिस लेमन कहती है जब भी वो धोबी का लड़का कपड़े लेकर आता है साथ में लेटर भी वापस लेकर आता है और मुझे ही उसे समझाने को कहता है। पायरो पूछता है तो क्या आपने उसे समझाया, जिस पर मिस लेमन कहती है कि उन्हें चाइनीज़ नहीं आती। तो पायरो पूछता है आपने उससे आखिर कहा क्या, जिस पर मिस लेमन एक्टिंग करके बताती है उसने कहा कॉलर नॉट वेरी गुड स्टाल्ची। इसके बाद पायरो तंग आकर हेस्टिंग्स से मदद मांगते हैं। मिस लेमन इस बात पर कहती है कि उन्होंने ये सब एक्टिंग और वर्ड्स हेस्टिंग से ही सीखे हैं। इस पर बेचारा पायरो नाराज हो जाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर जैब पायरो के घर आते हैं। जैब थोड़े उकड़े उकड़े ही होते हैं। वो कहते हैं कि इस मर्डर से स्प्लेंडरलीथ का नाम साफ हो गया क्योंकि उस रात वो सच में कहीं बाहर थी। इसके बाद जैब पायरो को पूछता है कि उस दिन क्राइम सीन पर पायरो किसी चीज़ को अच्छे से सूंघ रहा था, जिस पर पायरो बताता है कि वो बस सिगरेट के स्मोक्स को पहचानने की कोशिश कर रहा था। जैब बताता है कि उसने तो कोई स्मोक फील नहीं किया। पायरो कहता है हाँ उसने भी कोई महसूस नहीं किया। जैब याद करता है कि वहाँ टोटल 9 सिगरेट के बचे हुए टुकड़े थे जो एस्ट्रे में पड़े थे। पायरो कहता है कि वही तो एस्ट्रे में होकर भी मेरी नाक को वहाँ कोई स्मेल सेंस नहीं हुआ। पायरो कहता है कि हमें मिस स्प्लेंडरलीथ से फिर से पूछताछ करनी होगी क्योंकि पायरो को लगता है कि उस क्राइम सीन से कुछ तो मिसिंग था और शायद कुछ ज़्यादा ऐड किया गया था। इसके बाद वो दोनों हमें उस घर की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। वो दोनों चर्चा कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि मिस एलन के बैंक से 200 यूरोज निकाले गए थे मर्डर की सुबह, और 3 महीने पहले भी ऐसे ही 200 यूरोज निकाले गए थे, जिसका क्या हुआ उसका हिसाब नहीं था। हम स्प्लेंडरलीथ के फोटो स्टूडियो में पहुंचते हैं जहां पायरो और जैब फिर से उनसे पूछताछ करते हैं। वहाँ कुछ सवाल जवाब होने पर जैब उन्हें फ्रेडी ने जिस इंसान का वर्णन किया था वैसे इंसान के बारे में पूछते हैं,
स्प्लेंडरनीथ बताती है कि ऐसा आदमी जरूर मेजर यूस्टिस होगा, जो मिसेस एलन को इंडिया में होने के वक्त से जानता था। वो मिस एलन के दोस्त होने जैसा बिहेव करता था। जैक पूछता है कि क्या आपको लगता है कि वो मिस एलन को ब्लैकमेल कर सकता है। इस पर स्प्लेंडरनीथ एकदम से एक्साइट होकर कहने लगती है, जी हाँ बिल्कुल, वो ऐसा कर सकता है। जैक घर की तलाशी लेने के लिए परमिशन मांगता है, क्योंकि अभी भी 200 यूरोस का कोई भी पता नहीं था। जैक स्टेयरकेस के नीचे कबर्ड के बारे में स्प्लेंडरनीथ से पूछता है। स्प्लेंडरनीथ कहती है कि वो लॉक्ड है। पहले तो वो कीज के बारे में ना जानने का नाटक करती है, लेकिन बाद में जब इसे तोड़ने की बात आती है तो वो ऊपर की होगी ऐसा बोलकर ढूंढने जाती है। पायरो इस पर उसे शक की निगाहों से देखता है और फिर जल्द ही मिस स्प्लेंडरनीथ को कबर्ड की कीज मिल जाती है। कबर्ड खोलने पर एक गोल्फ किट दिखती है और एक छोटा बैग भी, जिस पर स्प्लेंडरनीथ कहती है कि वो बैग उसका है और उसने कल ही लाया था, तो उसमें कुछ नया नहीं होगा। जैक फिर भी उस बैग को अच्छी तरह से चेक करता है। अगले सीन में हम एक प्राइवेट स्विमिंग पूल को देखते हैं, जिसके बाजू में हरक्यूल पायरो और जैक मिस्टर चार्ल्स की पूछताछ करते हैं। पहले तो मिस्टर चार्ल्स इस तहकीकात से पीछा छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन जैक कहता है कि आप इससे ऐसे ही नहीं छूट सकते, क्योंकि अब ये एक मर्डर केस हो चुका है। जिस पर चार्ल्स शॉक हो जाता है। वो कहता है आखिर बारबरा को कोई क्यों मारना चाहेगा। बाद में हरक्यूल और जैक उससे मेजर यूस्टस के बारे में पूछते हैं। उस पर चार्ल्स कहता है कि वो उससे मिला था, मुझे कुछ वो ठीक इंसान नहीं लगा था। वो ये भी कहता है कि उसने बारबरा एलन से कह दिया था कि शादी के बाद ऐसे इंसानों से दोस्ती वो ना रखे। इस पर पायरो पूछता है कि इस पर एलन जी का क्या कहना था, जिस पर चार्ल्स कहता है कि उसने मुझसे एग्री किया था और वैसे भी मेरी पत्नी के तौर पर उसके पुराने जान पहचान वाले अब उससे मिलने के लिए अनसूटेबल होते। जब इसके बाद मर्डर के रात को आप कहाँ थे ऐसा पूछते हैं, जिस पर चार्ल्स थोड़ा गुस्सा होकर अपने पोजीशन का रोब झाड़ने लगता है। जब उसे बताता है कि आपको इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इस पर चार्ल्स फिर शांत होकर क्राइम के दिन के डिटेल्स बता देता है। वो बताता है कि वो घर आसपास 11 सवा 11 के पास गया था, और लेकिन उसके पास इसका कोई पुख्ता गवाह नहीं होता। इसके बाद जैप और पायरो बाहर जाते हैं। जैप कहता है कि उसे चार्ल्स से ज्यादा शक मिस स्प्लेंडरनीथ पे है। जैप के मुताबिक जो ब्रीफकेस अलमारी में मिला था, उसे देखकर मिस स्प्लेंडरनीथ की जो हड़बड़ी थी उससे उसे डाउट होता है। इसके बाद हम एक अच्छे से होटल को देखते हैं, जहां गाना बजाना चल रहा होता है। वह इंस्पेक्टर जैप और उनका पुलिस साथी पहुंचता है। वहां वो मेजर यूस्टस से मिलते हैं। वहां पर वो यूस्टस से मिस एलन के बारे में पूछताछ करते हैं और उसके पास के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि वो कैसे एक दूसरे को जानते हैं, इंडिया में कहाँ मिले वगैरह वगैरह। इसके बाद मौत की रात वो उनसे मिलने गए थे, इस बारे में वो पूछता है। यूस्टस इस बात से नकारता नहीं है। वो कहता है वो उनसे मिलने गया था और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ डिस्कस करने गया था। इंस्पेक्टर जैप यूस्टस से पूछते हैं कि उनकी आखिरी बात क्या हुई थी। इस पर यूस्टस बोलता है कि कुछ खास नहीं, बस वो इतना कह के गया था कि वो उसे कॉल करेगा। इस पर जैप कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। उनके इंफॉर्मेशन के मुताबिक यूस्टस ने तो कहा था कि वो उस पर सोच ले और बाद में उसे बताए, जिस पर यूस्टस थोड़ा गड़बड़ा जाता है। यूस्टस बात को संभालने की कोशिश करता है। इसके बाद एक नौकर आता है और यूस्टस से बात करता है, जिस पर हमें समझ में आता है कि यूस्टस एक्चुअली में इस होटल का नया मालिक है। इसके बाद जैप उसे 200 यूरोस के बारे में पूछता है। इस पर यूस्टस फिर से गड़बड़ा जाता है। जैप कहता है कि उन नोटों के नंबर से वो ये चेक करवा सकता है कि आखिर पैसे गए कहाँ। यूस्टस इस पर ज्यादा ही भड़क जाता है, लेकिन आजू बाजू पुलिस की नजर को देखकर सहम जाता है। वो बताता है कि मैं उससे मिलने गया था, लेकिन हमने काफी शांति से बात की थी और सिगरेट भी स्मोक किया था। मैं सिर्फ सिटिंग रूम में ही बैठा हुआ था। उसके बाद मैं 10:30 बजे के आसपास निकल गया। जैप कहता है कि क्या तुम सिर्फ सिटिंग रूम में ही बैठे थे, तुम कभी भी एलन के रूम में ऊपर नहीं गए? जिस पर यूस्टस ना में जवाब देता है। जैप कहता है कि क्या वो यूस्टस के ओवरकोट की कफलिंग देख सकता है। यूस्टस कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और वो अपने हाथ आगे कर देता है। जैप को कफलिंग टूटे हुए नजर आते हैं। वो उस पर पूछता है। यूस्टस कहता है कि वो खुद ही नहीं जानता कि ये कब हुआ। अब जैप काफी गुस्से में होता है।
वो कहता है वो जानता है कि ये कब हुआ, मिस एलन का मर्डर करते हुए। मिस एलन के रूम में बैठकर तुमने सिगरेट स्मोक किया और उसके बाद उनका कत्ल कर दिया। यूस्टस कहता है कि तुम लोग मुझे फंसा रहे हो क्योंकि मैं वापस मिस एलन के कमरे में गया ही नहीं। जैब कहता है कि तुम्हें वापस जाने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि तुमने पहली बार में ही उनका मर्डर कर दिया था। लेकिन यूस्टस डिनाई करने लगता है। वो कहता है कि लेकिन तुमने ही तो कहा था कि जाते वक्त आखिरी बार मैंने उनसे जो भी बातचीत की उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है। जैब कहता है कि ऐसा हो सकता है कि तुम झूठ मूठ का बोलने का नाटक कर रहे हो, ये काफी ओल्ड ट्रिक है, तुम मुझे अब फंसा नहीं सकते। फिर यूस्टस को जैब गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद हम हरक्यूल पायरो को मिस एलन के घर के बाहर देखते हैं। बेल बजाने पर जब घर की नौकरानी दरवाजा खोलती है जो बताती है कि मिस स्प्लेंडरलीथ गोल्फ खेलने के लिए गई है, और नौकरानी हरक्यूल से ये भी कहती है कि वो और उसका पति हरक्यूल के बहुत बड़े फैन है। हरक्यूल उससे घर में छानबीन करने की परमिशन मांगता है और उसी कबर्ड में जाके देखता है जिसमें अब कुछ भी रखा नहीं होता। पायरो नौकरानी से पूछता है कि मिस स्प्लेंडरलीथ गोल्फ खेलने आखिर गई कहाँ। इसके बाद हम मिस स्प्लेंडरलीथ को गोल्फ खेलते हुए देखते हैं और पायरो और हेस्टिंग दूर से अलग गोल्फ एरिया में गोल्फ खेलते हुए नजर आते हैं। पहले तो सब पायरो के गोल्फिंग स्किल्स को लेके डाउट में होते हैं, लेकिन पायरो का गोल्फ शॉट देखकर सब चौंक जाते हैं। पायरो हेस्टिंग को डांटता है कि अगर वो हर होल के लिए इतना सारा टाइम लेगा तो हम स्प्लेंडरलीथ के एरिया तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, जिस पर हेस्टिंग कहता है कि उसने 1-2 घंटे पहले शुरुआत की होगी, तो ये काफी मुश्किल है। पायरो हर गोल्फ फ्लेवर पर आजू बाजू के डस्टबिन में जाकर छानबीन करता है और उसे वहां और एक टूटी हुई गोल्फ क्लब मिलती है। हेस्टिंग कहता है कि गोल्फ क्लब का टूटना काफी आम बात है। पायरो कहता है तीनों लेवल पर तीनों स्टिक्स टूट जाना आम बात नहीं है। मिस स्प्लेंडरलीथ कुछ गोल्फ क्लब से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है और गोल्फ क्लब्स की तरफ देखते हुए पायरो ये डिक्लेयर करता है कि मेजर यूस्टस इज नॉट गिल्टी। इसके बाद वो दोनों मिस स्प्लेंडरलीथ को चुपके से गोल्फ क्लब को तोड़ते हुए देखते हैं और वो बैग भी जिसको हमने उस अलमारी में देखा था वो दलदल में फेंकते हुए देखते हैं। पायरो इसके बाद कहते हैं कि हमें ये गोल्फ का इंटरेस्टिंग गेम अब यहीं पर रोकना पड़ेगा और वो इंस्पेक्टर जैब को कॉल लगाने को कहते हैं। अगले सीन में हम मिस स्प्लेंडरलीथ को पायरो के घर के नीचे आते हुए देखते हैं। जैब पायरो को पूछते हैं कि आखिर क्यों एक समझदार लड़की इतना महंगा बैग दलदल में फेंक देगी जबकि इसमें सिर्फ 2 मैगजीन और बड़े बड़े पत्थर रखे हैं जिससे ये डूब जाए। पायरो कहते हैं कि चिंता मत करो, हमारा आंसर खुद ही चलकर ऊपर आ रहा है। हेस्टिंग कहते हैं लेकिन कोई परफेक्ट गोल्फ क्लब को भी क्यों तोड़ना चाहेगा। स्प्लेंडरलीथ आती है जो बारबरा एलन के फ्यूनरल को अटेंड करके आ रही होती है। पायरो कहते हैं कि उन्होंने स्प्लेंडरलीथ को एक खास न्यूज देने के लिए यहाँ बुलाया है। स्प्लेंडरलीथ कहती है कि उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया था कि मेजर यूस्टस को गिरफ्तार कर लिया गया है, मतलब कि ये मर्डर ही था। पायरो कहते हैं जी हाँ, किसी इंसान का सर्वनाश कर देना सोच समझकर। पायरो, हेस्टिंग, जैब और मिस स्प्लेंडरलीथ सब बैठे होते हैं और पायरो बताता है कि अब मैं आपको इस केस को मैंने कैसे सॉल्व किया बताऊंगा। शुरुआत में वहां सिगरेट स्मोक का स्मेल था जो जैब और मुझे दोनों को नहीं महसूस हुआ, लेकिन फिर भी एस्ट्रे में कम से कम 9 सिगरेट के टुकड़े थे जो बहुत ही ऑड था क्योंकि रूम तो परफेक्टली फ्रेश था। अगली बात जिसने मेरा ध्यान खींचा वो थी रिस्ट वॉच जो मिस एलन के हथेली पर थी। वो राइट हैंड में थी, लेकिन हम जानते हैं कि रिस्ट वॉच अक्सर लोग लेफ्ट साइड में पहनते हैं। अब हम आते हैं रूम के राइटिंग के डेस्क पर, जहां डेस्क पे कोई भी ब्लॉटिंग पेपर नहीं था। मिस स्प्लेंडरलीथ कहती है क्योंकि बारबरा ने उस दिन कोई लेटर नहीं लिखा था, जिस पर हेस्टिंग कहता है फ्रेडी ने तो मिस एलन को 6 बजे पोस्ट बॉक्स की तरफ हाथ डालने के लिए जाते देखा था। पायरो हेस्टिंग को वेल डन कहता है। तो ब्लॉटिंग पेपर का क्या हुआ जिस पर मिस एलन ने लेटर को ब्लॉट किया होगा। पायरो कहता है लेकिन और एक क्यूरियस थिंग जो उन्होंने नोटिस की, राइटिंग डेस्क की अरेंजमेंट। इंक स्टैंड और ब्लॉटिंग पैड सेंटर में था, पेन का ट्रे लेफ्ट साइड में और कैलेंडर और क्विल पेन राइट साइड में। और तुम समझे, अगर कोई इंसान राइटी होता तो वो पेन ट्रे को राइट में रखता क्योंकि वो आसान रहता। इन सारी घटनाओं को अगर एक बार सोचा जाए तो हम एक पिक्चर को इमेजिन कर सकते हैं। जब वीकेंड के खत्म होने पर मिस स्प्लेंडरलीथ घर पे आई तो उन्होंने देखा
कि उनकी दोस्त जमीन पर मुर्दा पड़ी है और जिसने अपने लेफ्ट हैंड में पिस्तौल को जोर से पकड़ के रखा था, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड ही थी। मिस स्प्लेंडरनीथ ने हमें कितना भी कन्विंस किया हो, लेकिन वो लेफ्ट हैंडेड ही थी। और वहां डेस्क पर अपने दोस्त के लिए मिस एलन ने एक खत छोड़ा था, बहुत ही पेनफुल खत, जिसमें उन्होंने अपने ब्लैकमेल के शिकार होने के बारे में लिखा था, जिसलिए उन्होंने खुदकुशी की। स्प्लेंडरनीथ को दुख में एक आइडिया सूझा कि उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। स्प्लेंडरनीथ वो खत और ब्लॉटिंग पेपर का पहला पन्ना लिया और उन दोनों कागज को जलाने के बाद नीचे जो एस्ट्रे था उसे वो ऊपर लेके आई, मानो ऐसा लगे कि वो दो लोग ऊपर बैठे हो। और उन्हें किस्मत ने भी साथ दिया। उन्हें नीचे एक कफलिंग का टुकड़ा भी मिला, वो भी उन्होंने आकर बॉडी के पास रख दिया। उन्होंने पिस्तौल को हाथ से निकाला, उसमें मौजूद दागों को साफ किया और फिर से उन्हें उसी हाथ में रख दिया। इसके बाद उन्होंने खिड़कियां और दरवाजा बंद कर दिया, जिससे किसी को शक ना हो कि उन्होंने इस रूम के साथ छेड़खानी की हो। और इस तरह से ये सब हुआ, बहुत ही होशियारी से। एक मर्डर, मेजर यूस्टस का अटेम्प्टेड मर्डर। मिस स्प्लेंडरनीथ रो पड़ती है। वो कहती है कि ये मर्डर नहीं है, ये तो जस्टिस है। उस हैवान ने बारबरा को खुदकुशी के लिए मजबूर किया, सिर्फ इसलिए कि इंडिया में वो किसी शादीशुदा मर्द के प्यार में थी और उसका एक बच्चा था। जब वो बच्चे की मौत हुई तो वो वापस इंग्लैंड चली आई। वापस आकर उस बेहुदा अरोगेंट चार्ल्स से मिली और उसके प्यार में पड़ी। और फिर वो यूस्टस इंडिया से वापस आया और बारबरा को ब्लैकमेल करने लगा। अगर आपने वो खत पढ़ा होता तो शायद आप समझते कि मैंने ऐसा प्लान क्यों किया। वो चार्ल्स से प्यार करती थी और उसी की अच्छाई के लिए वो शादी नहीं कर सकती थी। ये मर्डर नहीं था, ये जस्टिस था। पायरो कहता है कि ये मर्डर ही था। वो इंसान ब्लैकमेल के लिए ऑलरेडी जेल में है और किसी भी इंसान को मार डालना मर्डर ही है कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जैक कहता है कि ये अजीबोगरीब केस था। अक्सर मर्डर को सुसाइड की तरह दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ तो सुसाइड को ही मर्डर शो किया गया था, वो भी इतनी चालाकी से। हेस्टिंग कहता है लेकिन उस ब्रीफ केस और गोल्फ क्लब का क्या? पायरो कहता है कि वो दोनों चीजें मिस एलन की थी। मिस स्प्लेंडरनीथ को हमें कन्विंस करना था कि मिस एलन राइट हैंडेड है, लेकिन गोल्फ क्लब लेफ्ट हैंडेड इंसान के लिए बनाई हुई थी। और जब हमने कबर्ड ओपन किया तो उसने हमारा फोकस डाइवर्ट करने के लिए बैग का इस्तेमाल किया, किसी बेट की तरह, और आखिरी में सारे सबूत मिटाने की कोशिश भी की। पायरो मिस स्प्लेंडरनीथ को अपनी गलती का एहसास करवाते हैं और फिर उन्हें जाने देते हैं और इस तरह ये केस सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप कहानी सुनते वक्त अंदाजा लगा पाए थे? आपको क्या लगता है, अगर बारबरा का होने वाला पति अरोगेंट मंत्री ना होता तो शायद वो बच सकती थी? मिस स्प्लेंडरनीथ ने जो कदम उठाया वो सही था या गलत? हमें कमेंट करके बताइए। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप इस एपिसोड को अंग्रेजी में सोनी लिव पर देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही एक्सप्लेनेशन लेके आने वाले हैं।